नमस्कार। पर्दे के पीछे के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो पूरा हफ्ता रहा भारतीय बाजार में एक ठहराव के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और ख़ास तौर पे इस पूरे हफ्ते ज़्यादातर छोटे और मिड कैप शेयर जो है वो निवेशकों के रडार पर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मतलब की खबरों का सिलसिला और साथ ही बताएंगे इन शेयरों के जुड़े नए टारगेट्स भी। तो देखिए सबसे पहली खबर कौन सी है। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी प्राइम फोकस के शेयरों में बम्पर तेजी देखने को मिली। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस शेयर का एक्टर रणबीर कपूर से भी नाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में शेयर जो है 54% चढ़ गया और मार्च 2025 के अगर आप इसके 52 वीक लो को देखें यानी कि 85 रुपीज से ये 107% का इसने स्टॉक ने छलांग लगाई और सीधा शेयर 175 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। अब तेजी क्यों आई ये भी समझ लीजिए। दरअसल खबर क्या निकल कर आई यहाँ पर कि कंपनी के बोर्ड ने 3 जुलाई को 46 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी, जिससे कंपनी को कुल 5,552 करोड़ जुटाने की यहाँ पर योजना बनाती हुई कंपनी दिखी। इसमें से करीब 5,161 करोड़ के शेयर जो है लग्जमबर्ग स्थित जो कंपनी की सब्सिडरी है उसके शेयरों के बदले शेयर स्वैप करे जाएंगे यहाँ पे, और बाकी अगर आप 390 करोड़ के शेयर की बात करें यहाँ पर तो सीधे फंड रेज के लिए जारी होंगे। आपको ये भी बता दें कि प्राइम फोकस ने 2 मई को महाराष्ट्र सरकार के साथ MOU साइन किया था, जिसके तहत 200 एकड़ में 3,000 करोड़ की फिल्म सिटी यहाँ पर बनेगी। आपको ये भी बता दें कि प्रेफरेंशियल इशू में गैर प्रमोटर्स निवेशकों की लिस्ट में कई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल है, जिसमें रणबीर कपूर का नाम भी शामिल है और उनके पास कंपनी के 12.5 लाख शेयर हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको बताएंगे कि खबर क्या है। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल प्राइम फोकस लिमिटेड एक ग्लोबल मीडिया और फिल्म टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि VFX, 3D एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन और AI ड्रिवन फिल्म टूल्स जैसी सेवाएं देती है। कंपनी के ऑफिस मुंबई, यहाँ पे लॉस एंजलिस, लंदन, टोरंटो, वैंकूवर, न्यूयॉर्क, बेंगलोर और इसके अलावा कई जगहों बड़ी जगहों पर है और ये कंपनी के जो है करीब आप समझिए कि फॉर्च्यून इंडिया 500 में भी शामिल है। तो ये तो हो गई पहली कंपनी और शुरुआती बम्पर ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए 6 दिनों में स्टॉक क्या भागा है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 5 दिनों में अगर आप देखें इसमें से एक दिन ऐसा रहा जब जो स्टॉक है वो 2.5% तक तेजी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी, जिससे स्टॉक ने अपने पूरा वीक का हाई बनाया। वीक का हाई कितना रहा? 7 रुपये 59 पैसे जो है वीक का हाई रहा यहाँ पर। लेकिन पिछले 12 दिनों की अगर आप बात करें तो शेयर में 17% का अपसाइड देखने को मिला, तेजी देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह क्या रही? दरअसल कंपनी ने कई बड़े बातें कही, अपने निवेशकों के सामने रखी। उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत के 23 शहरों में 5G सर्विस वो लॉन्च कर दी है उन्होंने। कर से जूझ रही यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी ने यहाँ पर कई शहरों में 5G नेटवर्क की सेवाएं जो शुरू की उसके नाम भी बताए यहाँ पर। अहमदाबाद हो गया, आगरा हो गया, औरंगाबाद हो गया, कोची हो गया, देहरादून, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मेरठ, नागपुर, राजकोट, सोनीपत, सूरत जैसे तमाम नाम यहाँ पर शामिल हैं। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि 5G विस्तार देश भर में उसके सभी महत्वपूर्ण इलाकों को कवर करेगा। हालांकि अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आई कि कंपनी का जो है ये पहले फेज़ की शुरुआत होती हुई दिखी है। पिछले साल अप्रैल से वोडाफोन आइडिया ने लगभग आप ये समझिए कि 65,000 स्थानों पर 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करके अपने 4G नेटवर्क को और अपग्रेड किया, यानी कि 5G को तो बड़ा शुरुआत कर ही दी है और 4G को भी अपग्रेड किया है, जिससे सिग्नल कवरेज और इंडोर कनेक्टिविटी में सुधार करने की और गुंजाइश बढ़ गई है, जिससे 4G जो है डेटा क्षमता जो है वो 35% की वृद्धि हुई है और साथ ही आप ये समझिए कि 4G इंटरनेट स्पीड में भी 26% का सुधार हुआ है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि सब्सक्राइबर एक के बाद एक छोड़ के जा रहे थे यहाँ पे, और अब कंपनी जो है और फंडामेंटल्स यानी कि ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है उसका रिस्पॉन्स भी निवेशक उसी तरीके से यहाँ पर देंगे। अब हम लोग अगली कंपनी की बात करते हैं। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी हैं। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया। ये काफ़ी बड़ी खबर थी और इसके साथ ही अनिल अंबानी का जो नाम है भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की भी यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई है। अब देखिए खबर क्या निकल कर आई। SBI ने एक यहाँ पे आप देखें तो 23 जून को एक लेटर लिखा था, लेटर जारी किया था। इसमें साफ तौर पे कहा था कि बैंक की जो है फ्रॉड
आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया है, यहाँ पे घोषित कर दिया है। बैंक ने अपने लेटर में कहा कि रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि आरटीएल और साथ ही दूसरे जो इस कंपनी के ग्रुप की कंपनी है उसके जरिए फंड के संभावित हेरफेर और लोन शर्तों का उल्लंघन किया गया। आपको ये बता दें कि बैंक ने ये फैसला कई कारण बताओ नोटिस के बाद लिया। पहले कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद जब जवाब आता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने फैसला लिया। इसका असर दोनों स्टॉक यानी कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर देखने को मिला। रिलायंस पावर जो है करीब 5% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखा। वहीं अगर आप रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो 9% से ज़्यादा की गिरावट आई। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आरकॉम 2019 से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सोल्यूशन प्रोसेस के तहत है। यहाँ पे कंपनी के लेनदारों ने एक रेजोल्यूशन प्लान को भी मंजूरी दी है। एनसीएलटी की अंतरिम मंजूरी का इंतजार यहाँ पे हो रहा है और एसबीआई के लेटर में जिक्र किए गए लोन और क्रेडिट सुविधाओं को शुरू होने से पहले ही यहाँ पर ये खबर जो है वो निकल कर आई। और आपको ये भी बता दें कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के तहत इनका जो सॉल्यूशन यहाँ पर जो है और साथ ही या फिर कहें स्वीकृति जो रेजोल्यूशन प्लान के जरिए ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी। फिर भी आप ये समझिए कि लिक्विडेशन के जो कई तरह के ऑप्शन होते हैं जिसमें लिक्विडेशन हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, वो तमाम तरह के प्लान्स होते हैं। यहाँ पे कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि सीआरएफपी के दौरान उसने किसी भी तरह के मुकदमे या कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा उनको मिली हुई है। रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम पहले भी कई विवादों में जुड़ा है और हमने देखा जिसका असर स्टॉक पे भारी तरीके से देखने को मिला है। 2024 में कैनरा बैंक ने भी कंपनी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब हम लोग बात करते हैं पर डिफेंस शेयरों की। इस हफ्ते काफ़ी डिफेंस शेयर जो है रडार पर रहे। सबसे पहले तो देखिए आप ये समझिए कि जो तमाम जो स्टॉक्स है वो किस तरीके से तेजी देखने को मिली और क्यों देखने को मिली। दरअसल मोदी सरकार ने यहाँ पर करीब 1.05 लाख करोड़ के नए रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद से आप ये देखिए कि डिफेंस स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली। पार्स डिफेंस हो, बीएलएम हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो जैसे शेयरों ने निफ्टी इंडेक्स अगर आप बात करें तो तमाम स्टॉक्स में रैली है और इससे क्या हुआ, जो डिफेंस इंडेक्स है वो करीब 1.5% तक उछलता हुआ दिखा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिकरण परिषद यानी कि डीएसी की बैठक में 1 लाख करोड़ की लागत के 10 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। यहाँ ये बड़ी बात यह है कि सभी जो खरीद घरेलू कंपनियों से ही की जाएगी, यानी कि यहाँ पर मेक इन इंडिया पर फोकस किया जाएगा। इनमें आर्म रिकवरी व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो गए, तीनों सेनाओं के लिए इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया और यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल जो है भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए यहाँ पे शामिल की गई है। अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें तो इस लिस्ट में पार्स डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में 8% को उछाल देखने को मिला। मिश्र धातु निगम, यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक्रोवेव हो गया, इसके अलावा यूनिमेक एरोस्पेस हो गया तो इसमें 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिली। कोचिंग शिपयार्ड हो गया, भारत डायनामिक्स हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया, मझगांव डॉक हो गया और बीएल में भी यहाँ पर तमाम स्टॉक्स में एक अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। अब हम लोग बात करते हैं एक और डिफेंस स्टॉक की। इस स्टॉक ने आप ये समझिए कि जैसे ये खुला शुक्रवार को, यहाँ पर बाजार खुलते ही निवेशकों को इस स्टॉक ने हैरान कर दिया। हुआ क्या, दरअसल 1600 रुपये का डिफेंस स्टॉक था, अचानक से एक दिन में 855 रुपये पर आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तो चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली ये मशहूर डिफेंस कंपनी पार्स डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर खबर आई। खबर क्या आई, खबर ये थी कि 30 अप्रैल 2025 को ये जानकारी कंपनी ने दी थी कि वो 1:2 यानी कि 1:2 रेशो के हिसाब से स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 4 जुलाई की रिकॉर्ड डेट रखी थी और फिर देखिए 4 जुलाई आई और उसके बाद साफ तौर पे स्टॉक जो है वो स्प्लिट होता हुआ दिखा और यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आई और उसके वजह से यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हो गया। यहाँ पे 855 के भाव पर ये ओपन होता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद शेयर में जो है ट्रेडिंग जो सत्र के दौरान 10% की तेज़ी देखने को मिली और उसने अपने आप देखें कि एक 933 रुपये का एक नया लेवल को यहाँ पे छूते हुआ ये स्टॉक दिखा। आमतौर पर जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट का ऐलान करती है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वह अपने शेयरों की बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है। आप ये समझिए कि कोई स्टॉक महंगा है और निवेशक उसको खरीदना चाहते हैं तो फिर कैसे खरीदेंगे, तो कंपनी क्या करती है स्टॉक को स्प्लिट कर देती है ताकि वो सस्ते भाव पर आ जाए और उसमें वॉल्यूम बढ़ सके। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो देखिए मैंने कई एक्सपर्ट से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि डेली चार्ट जो है वो ओवरबॉट जोन में है, जो अगली रुकावट है वो 973 रुपीज़ है। प्रॉफिट बुक करना चाहे तो निवेशक कर सकते हैं और सपोर्ट जो आप ये देखिए कि डाउन साइड में यहाँ पे अभी जो है
करीब करीब 856 है, और जो स्टॉक अगर गिरावट होती है इसमें तो 770 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस हफ्ते आईपीओ बाजार भी गुलजार होता हुआ दिखा, कई बड़ी लिस्टिंग हुई। तो चलिए हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की। इसकी लिस्टिंग जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर होती हुई दिखी। एचडीएफसी बैंक की सब्सिडी ने 13% प्रीमियम पर ये लिस्ट होते हुए दिखा है। एनएससी और बीएससी पर जो भाव की बात करें हम लोग तो 835 रुपये पर ये लिस्ट हुआ, जबकि आईपीओ प्राइस जो था इसका 740 रुपये प्रति शेयर का भाव था। कंपनी का आईपीओ कुल 12,000 करोड़ रुपए का था, और लिस्टिंग के साथ ही विश्लेषकों की नज़र में, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स से लगातार बातचीत हुई, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं स्टॉक में। लिस्टिंग के अगले दिन ही शेयर में यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला। एमके ग्लोबल और मेहता इक्विटीज जैसी ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है, और एमके ने 900 रुपये का टारगेट तय किया है, जो कि लगभग करीब 20% से आसपास यहाँ पे अपसाइड दिखाता है। उनका मानना है कि एचडीबी फाइनेंशियल की ताकत, एचडीएफसी बैंक की बैंकिंग, AAA क्रेडिट रेटिंग, मजबूत फाइनेंशियल और भारत के गहरे होते क्रेडिट बाजार में इसकी उपस्थिति को दिखाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एचडीबी फाइनेंशियल उन क्षेत्रों को टारगेट कर रही है जहां पर अभी बैंकिंग है वो पहुंच जो है काफ़ी सीमित है, यानी कि टियर 4 शहर और ग्रामीण भारत। यहाँ के कम क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को ये कंपनी जो है वो कैटर करेगी, और प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट लॉन्च करके उनको जोड़ते हुए दिखेगी, जिसका फायदा आने वाले दिनों में स्टॉक को मिलता हुआ दिखेगा। अब एक और कंपनी यहाँ पर बाजार में लिस्ट हुई जिसका नाम था ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट। इस कंपनी की भी अच्छी और शानदार लिस्टिंग होती हुई दिखी। बीएससी पर करीब 91.10 पैसे पर ये लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस जो था 71 रुपये के आसपास था, यानी कि अगर परसेंटेज निकाले तो 28% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। एनएससी पर जो शेयर की जो लिस्टिंग हुई, डेब्यू हुआ, वो 90 रुपये पे हुआ करीब, यानी कि आप ये समझिए 26.5% का अपसाइड या फिर कहीं लिस्टिंग गेंस निवेशकों को मिला, और ये काफ़ी अच्छा शानदार अनुभव रहा निवेशकों का। ग्रे मार्केट में प्रीमियम जो था वो 27 रुपये पर चल रहा था। अब आप ये समझिए कि आईपीओ को निवेशकों को यहाँ पे जो रिस्पांस मिला उससे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कंपनी जो है ईपीसी कंपनी, ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, और ये देखिए बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो प्लम्बिंग होती है उन प्रोजेक्ट्स में काम करती है। अब तक जो है 37 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है और 12 प्रोजेक्ट पर काम इसका जारी है। करीब आप ये समझिए कि 669 करोड़ से ज़्यादा का इसका ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, और आईपीओ का जो पैसा मिलेगा वो कंपनी वर्किंग कैपिटल, मशीनरी की खरीद और दूसरे खर्चों के लिए करेगी। अब एक और जो यहाँ पर कंपनी रही आईपीओ जो रहा वो भी काफ़ी चर्चा में रहा, और एलन बेरी इंडस्ट्रीज इसका नाम है। धमाकेदार लिस्टिंग हुई यहाँ पर। आप ये समझिए कि बीएससी पर जो शेयर है वो 490 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ, और इसके अगर आप आईपीओ प्राइस की बात करें तो 400 रुपये पर ये यहाँ पर जो था निकल कर आया था, यानी कि 23% के ऊपर यहाँ पर लिस्टिंग गेंस निवेशकों को मिलते हुए दिखे। एनएससी पर भी जो शेयर का भाव रहा वो 886 पर लिस्ट होता हुआ खुलता हुआ दिखा, यानी 21.5% का प्रीमियम निवेशकों को मिला। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी रही, और साथ ही आपको बता दें कि कंपनी जो है वो जुटाई हुई रकम का जो इस्तेमाल है 210 करोड़ का लोन चुकाएगी, 104 करोड़ रुपए के नए प्लांट यूनिट है उसको बनाएगी, और बाकी पैसा सामान्य कामों में लगाएगी। इसके बिजनेस मॉडल को देखें आप तो एलन बेरी जो है 1973 में स्टैब्लिश हुई थी, एक भारतीय गैस कंपनी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैस ये बनाती है। कंपनी के 8 प्लांट जो हैं पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और तमाम तरह के जो राज्य हैं उनमें फैले हुए हैं। ये स्टील, फार्मा, हेल्थ केयर, रेल, डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स को गैस सप्लाई करती है। अगर वित्त वर्ष 2025 तक की कंपनी के पास देखें तो करीब 1800 ग्राहक हैं और कुल 367 जो हैं वो कर्मचारी हैं यहाँ पर। कंपनी के ऑपरेशंस भी काफ़ी मजबूत है। अब एक ऐसा स्टॉक रहा जो पूरे हफ्ते खबरों में रहा, क्योंकि ये जो गिरावट का जो सिलसिला था वो काफ़ी भयानक रहा। आप ये समझिए कि अगर पूरे हफ्ते में देखें तो 4 दिन में जो स्टॉक है करीब 25% टूट गया, लेकिन आखिरी दिन इसमें हरियाली देखने को मिली। इस स्टॉक का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज। इस हफ्ते अपने इंटरडे लो भी स्टॉक ने बनाया 41 रुपये पे पहुँचता हुआ दिखा। अब आप समझिए कि जब हादसा किसी कंपनी में होता है तो उसकी पूरी नींव हिला देता है, और इस गिरावट का जो मुख्य कारण रहा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित यहाँ पे पासा माइलाराम फेज 1 प्लांट में हुआ एक दुखद रिएक्टर विस्फोट रहा है यहाँ पे। और ये हादसा इतना खतरनाक था, आप ये समझिए कि 34 लोगों की मौत हो गई और यहाँ तक कि 34 लोग घायल होते हुए दिखे, जिसकी पुष्टि खुद प्रशासन ने वहाँ पर की। इस दुर्घटना ने शेयर में भारी उथल पुथल मचा दी यहाँ पर, और निवेशकों को यहाँ पे आप समझिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा यहाँ पे कंपनी की तरफ से, क्योंकि जब विस्फोट हुआ तो ऑपरेशन तो जाहिर सी बात है रोकेंगे। सुरक्षा में लापरवाही मानी गई, संभावित कानूनी कार्रवाई को लेकर भी चिंता बढ़ती हुई दिखी। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि वित्तीय स्थिति जो है वो बुरी तरह से झटका लगा। अब कंपनी की जब ऑपरेशन ही नहीं चलेंगे, कंपनी काम नहीं करेगी तो कमाएगी कैसे। और रिपोर्ट में निकल कर ये भी आया कि जिस तरीके का जो खर्चा होगा
मित्र को जो गुजर गए हैं उनके जो परिवारजनों को जो मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को मुआवजा दिया जाएगा, और जो जिस उस फेज़ जो ऑपरेशन था जिससे कमाई होती थी उसका अगर पूरा हम लोग निचोड़ निकालें तो पूरे 1 साल का जो प्रॉफिट है यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखेगा। अभी जो प्लांट है 90 दिनों तक बंद रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने इंश्योरेंस यहाँ पर जो है वो कराया है और उसका असर हम लोग देखेंगे कि जो सम इंश्योर्ड है उनको मिलता हुआ दिखेगा। बीमा दावों की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है यहाँ पे। सिकाची ने ये भी कहा कि हम जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिसमें सुरक्षा, रिस्क मैनेजमेंट और बेहतर एफिशिएंसी पर हमारा फोकस रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे FY26 के पहले क्वार्टर के नतीजे आने से पहले ही बिजनेस अपडेट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और कई कंपनियों के बिजनेस अपडेट आए तो इसको बारीकी से समझेगा क्योंकि आगे जो स्टॉक की दशा और दिशा है वो ये तय करेगी। ईडा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को फाइनेंसिंग समेत कई तरह की सुविधा देने वाली कंपनी को में भी एक्शन देखने को मिला। आप ये देखिए कि इसका अगर अपना हाई देखें, हाई से 46% नीचे है ये स्टॉक। अब आगे क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन खबर क्या निकल कर आई बिजनेस अपडेट को लेके, बिजनेस परफॉर्मेंस अपडेट को लेके। हर पैमाने पर सालाना आधार पर एक मिक्स ग्रोथ देखने को मिली। अप्रैल जून तिमाही के दौरान ईडा ने कुल 11,740 करोड़ रुपए के लोन जारी किए और इसके पिछले कारोबारी साल के अगर आप देखें समान तिमाही में तो ये करीब 9,136 करोड़ के लोन यहाँ पे जारी होते। देखिए लोन बढ़ेगा यहाँ पर तो कंपनी की ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो लोन के आधार पे ही कमाई करती हैं। यहाँ पे साल दर साल के आधार पे 29% की ग्रोथ है यहाँ पर, आप ये समझ लीजिए। इस दौरान लोन डिसबर्समेंट भी सालाना आधार पर करीब 5,326 करोड़ रुपए रहा, जो कि 31% यहाँ पे इससे बढ़कर 5,326 करोड़ से बढ़कर 31% ये बढ़ा और 6,981 करोड़ रुपए पहुँच गए यहाँ पे। और पहली तिमाही में कंपनी का जो लोन बुक आउटस्टैंडिंग भी सालाना आधार पर आप ये समझिए 63,000 करोड़ रुपए से ये बढ़कर करीब 79,000 करीब 80,000 करोड़ आप मान लीजिए। 27% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। ईडा के शेयर का अगर प्रदर्शन की बात करें तो बीते एक महीने के दौरान स्टॉक में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट का मानना है यहाँ पे जो इस पे सपोर्ट है वो 165 से लेकर 158 के आसपास है, रुकावट जो है वो 175 के आसपास है और उसको पार करेगा तभी स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सरकारी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों की। यहाँ पे पूरे हफ्ते काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों में शेयर करीब 8% तक यहाँ पे बढ़त बनाता हुआ दिखा। वहीं एक दिन में 5% की तेजी भी आई। प्राइवेट सेक्टर के इस बैंकिंग शेयर में तेजी तब आई जब ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने शेयर पर रेटिंग अपग्रेड करने के साथ ही खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी, साथ ही टारगेट प्राइस को भी बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज फर्म ने पहले इस स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो प्रति शेयर का जो टारगेट था वो 65 रुपये दिया था। इन्वेस्टेक ने इस IDFC फर्स्ट बैंक पर अपनी नोट में साफ तौर पर कहा है कि बैंक का जो मुख्य जो प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी PPOP कारोबारी साल 2025 से लेके 28 के दौरान 29% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। इसमें बैंक की कॉस्ट टू एसेट में 80 बेसिस पॉइंट तक यहाँ पे कम करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। साथ ही कारोबारी साल 2025-28 के दौरान क्रेडिट लागत भी 90 बेसिस पॉइंट की कमी से बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है ROA है वो आप समझिए कि उसमें बड़ा देखने को मिल सकती है। पिछले साल ये 0.8% था, लेकिन अब इनका मानना है कि ये 1.3% पे पहुंच सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने ये भी कहा कि बैंक के अलग अलग कारोबार में यहाँ पे ऑपरेशंस में मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो मुनाफा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल्स मजबूत होंगे तो स्टॉक में बढ़त मिलती हुई दिखेगी। अब हम लोग बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों की। 9 दिनों से चल रही तेजी पर यहाँ पे पूर्ण विराम लगता हुआ दिखा। शेयर 3% तक टूट के 110 रुपये पर आता हुआ दिखा यहाँ पे, लेकिन पूरे हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो 2.5% पॉजिटिव ही रहा है ये स्टॉक। दरअसल पहली तिमाही खत्म होने के साथ ही यहाँ पर बैंक ने अपने तिमाही प्रदर्शन के जो बिजनेस अपडेट है वो जारी किया और जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के घरेलू एडवांसेस जो है वो 10% तक बढ़ गए। वहीं घरेलू डिपॉजिट जो है वो 12% तक से ज़्यादा बढ़े हैं। बैंक के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक बैंक के घरेलू एडवांसेस पिछले साल के मुकाबले 9.7% बढ़कर करीब 10.8 लाख करोड़ पर पहुंच गए। वहीं ग्लोबल एडवांसेस की बात करें क्योंकि देखिए बैंक जो है घरेलू और विदेश में भी अपने जो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं वो करते हैं और उससे कमाई करते हैं यहाँ पे। तो पिछले साल के मुकाबले 9.9% यहाँ पे बढ़कर करीब 11.31 लाख करोड़ यानी 11.3 लाख करोड़ रुपए रहा है।
पहली तिमाही के दौरान बैंक के घरेलू डिपॉजिट जो थे वो करीब 12% बढ़कर यहाँ पे 15.37 लाख करोड़ पर पहुंचते हुए दिखे थे। वहीं अगर ग्लोबल डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। आपको बता दें कि पीएनबी हाउसिंग के बोर्ड ने 10,000 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी करने के बोर्ड के प्रस्ताव को भी ऐलान किया। पीएनबी के साथ मैंने पीएनबी हाउसिंग इसलिए जोड़ दी ताकि थोड़ा सा निवेशक जो है वो इस पर भी फोकस आते हैं, आपको इस पर क्लैरिटी मिल जाए। इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए कुल कारोबार में साल दर साल के हिसाब से 10% की बढ़ोतरी है, क्योंकि इन्होंने भी अपना अपडेट जारी किया बिजनेस में। तो देखिए बैंक का कुल कारोबार इस दौरान 13.44 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की अवधि में 12.20 लाख करोड़ रुपए था, और यानी कि इसमें बढ़त देखने को मिली। बैंक की कुल जमा राशि भी 7.44 लाख करोड़ रुपए रही है, जिसमें सालाना आधार पर करीब करीब हम 9% से ज़्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं आप ग्रॉस एडवांस की बात करें तो ये भी 11% बढ़ते हुए दिखे हैं, करीब 6 लाख करोड़ हो गए, जो कि पिछले साल 5.39 लाख करोड़ थे। यानी कि कुल जमा राशि की अगर हम लोग बात करें तो 7.44 लाख करोड़ रही है, जिसमें सालाना आधार पर 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं ग्रॉस एडवांस की बात करें तो इसमें करीब ये 11% बढ़कर 6 लाख करोड़ हुई, जो मैंने आपको जानकारी दी। अगर सेविंग बैंक डिपॉजिट की बात करें यहाँ पर तो ये भी बढ़कर आप समझिए कि करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता दिखा, जो कि 3% की बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाता है। बैंक का रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई पोर्टफोलियो, जिसको रैम पोर्टफोलियो कहा जाता है, वो भी यहाँ पर एक फोकस में रहेगा, और इसमें करीब 16% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि अपडेट बताते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, रिटेल निवेशकों की काफ़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर। तो इन्होंने भी अपने जो कारोबारी यहाँ पर पहली तिमाही की कारोबारी बिजनेस अपडेट जारी की है। बैंक के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार पहली तिमाही में ग्लोबल बिजनेस पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ा है। वहीं आप ये भी समझिए कि जो तमाम डिपॉजिट की बात करें ग्लोबल डिपॉजिट की तो 9% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। घरेलू डिपॉजिट की बात करें तो ये 8% ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा यहाँ पे। और आप तमाम तरह की चीज़ें देखिए, इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। घरेलू रिटेल एडवांस की बात करें हम लोग तो 17% से ज़्यादा की इसने बढ़त बनाई है। बैंक ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहले तिमाही में 10% की सालाना वृद्धि के साथ ग्लोबल बिजनेस जो है वो 26.43 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बैंक के अनुसार इस दौरान जो ग्लोबल एडवांस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे तमाम जो फैक्टर्स हैं इसके लिए पॉजिटिव देखने को मिले, जिसकी वजह से एक स्टॉक जो है वो पॉजिटिव स्थिति में बनता हुआ दिखा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी निवेशक जो है रिटेल निवेशक इसमें दिलचस्पी रखते हैं। इन्होंने भी FY26 के Q1 की बिजनेस अपडेट जारी की है। कंपनी की ग्रॉस डिसबर्समेंट यानी कि कर्ज का जो वितरण है सालाना आधार पर अगर आप देखें 22% बढ़कर 14,640 करोड़ पे हो गया, जबकि पिछले साल जो सेम तिमाही की बात करें तो ये 12,000 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की बात करें तो 30 जून 2025 तक ये लगभग 1.20 लाख करोड़ पर पहुंच गए, जो कि साल भर पहले 97,000 करोड़ के आसपास था, यानी कि 24% का जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है। तिमाही के दौरान जो AUM में करीब 5,716 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है यहाँ पर। और अगर आप लोन की बात करें तो लोन भी 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। होम लोन डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है यहाँ पे, और तमाम जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो शेयर को बढ़ा सकते हैं वो हम लोग लगातार आपको बता ही रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड की। यहाँ पे शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, शेयर 9% तक टूटता हुआ दिखा। शेयरों में जो गिरावट है वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में रेवेन्यू ग्रोथ में संभावित मंदी आने की चेतावनी के बाद आई। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयर करीब आप देखिए 9% के आसपास टूटते हुए दिखे, और स्टॉक जो है 5,653 रुपये पर आ गया, जबकि पिछले कारोबारी सेशन में ये 6,186 रुपये पर था। इसी के साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो घटकर 2.04 लाख करोड़ पर आ गया है। दरअसल कल हुई, अगर आप समझे कि बृहस्पतिवार को हुई मीटिंग में मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी के फैशन बिजनेस में सिर्फ 20% ग्रोथ होने का ही अनुमान लगाया था, जो कि पिछले 5 सालों में 35% जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से काफ़ी कम दिख रहा है। हालांकि कंपनी ने आने वाले कुछ सालों में 25% से अधिक के CAGR रेवेन्यू की उम्मीद जताई है। AGM के बाद ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने भी वित्त वर्ष 2026 और 2027 के लिए कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को 5 से 6% में कटौती की, और एबिटा में 9 से लेकर 12% की कटौती की है। और साथ ही जो टारगेट है वो 6,627 रुपये से घटाकर 5,884 रुपये कर दिया, और बाय की जगह होल्ड की यहाँ पर सलाह दी गई है।
अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जिसने निवेशकों को काफी बुरी तरीके से चौंका दिया। यहाँ पे देखिए खबर क्या आई। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जैन स्ट्रीट को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया और कंपनी को 4,843 करोड़ रुपए के अवैध जो लाभ को वापस करने का निर्देश दे दिया। कंपनी पर इंडेक्स विकल्पों में भारी मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर समाप्ति के दिनों में आप देखिए क्लोजिंग के दिनों में यहाँ पे इंडेक्स स्तर पे कथित रूप से हेरफेर करने का आरोप लगाया। सेबी ने जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स, जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जैन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और जैन स्ट्रीट ग्रुप की जैन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग ऑनलाइन जो कारोबार करती है उसको बाजार से प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया पूरी तरीके से। सेबी के जरिए पारित अंतरिम आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि जो जेएस ग्रुप की जो संस्थाएं एनएससी के सभी प्रोडक्ट्स जो कैटेगरीज हैं और साथ ही सेगमेंट्स में आते हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक यहाँ तक एनएससी पर इंडेक्स विकल्पों से इन्होंने 43,290 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाया। सेबी ने अपनी जांच में साफ तौर पर पाया कि जैन स्ट्रीट ने शेयर मार्केट में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के जरिए से बाजार को प्रभावित करने की कोशिश की। विदेशी कंपनी ने मुख्य रूप से बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऑप्शन सेगमेंट में बड़े लेवल पर पोजीशन बनाई और फिर कैश और फ्यूचर मार्केट में स्टॉक प्राइस को टेम्पर किया, यहाँ पे प्रभावित किया। मार्केट रेगुलेटर ने आगे ये भी कहा कि इंडेक्स ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी के दिन भारी मात्रा में बाइंग करके बैंक निफ्टी के स्टॉक प्राइस को बढ़ाने साथ ही यहाँ पे स्टेबल करने की भी कोशिश की। इन हरकतों से इंडेक्स काफ़ी प्रभावित हुआ और जैन स्ट्रीट को ऑप्शंस मार्केट में का भारी प्रॉफिट हुआ। सेबी के आदेश के मुताबिक 14 एक्सपायरी दिनों में जैन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भारी मात्रा में खरीदारी और क्रैश सेगमेंट में साफ तौर पर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में बड़ी संख्या को बेचा है और ये सब सुबह सुबह किया गया। दोपहर के बाद जैन स्ट्रीट की जो यूनिट्स हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बड़ी मात्रा में आक्रामक तरीके से बिकवाली करती हुई दिखी। यहाँ पर एक्सपायरी के दिनों में इंडेक्स क्लोजिंग को प्रभावित हुई। यहाँ पर जैन स्ट्रीट ने ऑप्शन सेगमेंट में 735 करोड़ का मुनाफा कमाया और कैश और फ्यूचर्स में करीब 61.5 करोड़ रुपए का इंटरडे लॉस भी लिया। फिर भी मैनिपुलेशन करके एक्सपायरी के दिन इन्होंने करीब 673 करोड़ रुपए का सीधा मुनाफा कमाया। अब हम लोग एक और स्टॉक की बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की। शेयर में भरपूर तेजी देखने को मिली। शेयर ने अपना 7,584 रुपये प्रति शेयर का ऑल टाइम हाई बनाया। इस बढ़िया तेजी के पीछे मुख्य कारण क्या रहा? कंपनी ने उस ऐलान दरअसल कई बड़े ऐलान किए जिसमें उन्होंने बताया कि फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ कारोबार को एक एक करके एक नई कंपनी बना देंगे और उसकी लिस्टिंग शेयर बाजार में की जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल ने बताया कि वह अपने 18 से लेकर 21 महीने में अपनी फार्मेसी बिजनेस, टेली हेल्थ सर्विस और अपोलो हेल्थ कंपनी के बिजनेस को एक कंपनी के रूप में देकर नई कंपनी के तौर पर भारत के शेयर बाजार में लिस्ट करवाएंगे। मीडिया में इस खबर के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। यहाँ पर रिटेल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कीएमेड प्राइवेट लिमिटेड को भी आने वाले समय में इस नई कंपनी में मिलाया जाएगा, ये भी खबर निकल के आई। अपोलो हॉस्पिटल कंपनी के इस कदम के पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि वह अपनी कंपनी की असली वैल्यू जो अनलॉक करते हैं उसको सामने रखना चाहती है। इसके अलावा कंपनी फ्रंट एंड फार्मेसी कारोबार को और मजबूत करना चाहती है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ये जानकारी दी कि सभी कंपनियों को मिलाकर जब एक नई कंपनी बनेगी तो उसमें करीब 15% हिस्सेदारी उसके पास रहेगी। फिलहाल कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो नई कंपनी बनने के साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2027 तक नई कंपनी से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है और अगर ये नई कंपनी आगे बनती है तो इसके पास से करीब 7,000 करोड़ से लेके फार्मेसी स्टोर, आप 7,000 से ज़्यादा फार्मेसी स्टोर होने के साथ ही देश के करीब 19,000 पिन कोड पर दवा देने और स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाली कंपनी ये बनती हुई दिखेगी। अब एक और बड़ी कंपनी थी, अब देखिए कि जो जिस तरीके से यहाँ पे कॉर्पोरेट में एक लड़ाई देखने को मिलती है वो देखने को मिली। भारत के पेंट इंडस्ट्री में से एक बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स के ऊपर आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज कराई। इस आरोप के बाद से एशियन पेंट्स के शेयरों में एक आप कहें कि एक दबाव देखने को मिला। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ने जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे आप समझिए कि एशियन पेंट्स पर जो शिकायत दर्ज कराई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने ये आरोप लगाया कि एशियन पेंट्स अपनी पेंट जो बाज़ार में दबदबा जो है उनका उसको गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा पेंट बाज़ार में आने वाली जो नई कंपनियों के लिए यहाँ पे मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस आरोप के लगने के बाद सीसीआई के यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ने इन सभी आरोपों को निष्पक्ष जांच करने के आदेश दे दिए, साथ ही 90 दिनों में रिपोर्ट भी यहाँ पे मांगी है। ग्रासिम इंडस्ट्री ने आरोप ये भी लगाया कि एशियन पेंट्स ने की बाज़ार में मौजूद
पेंट डीलर्स को डिस्काउंट और साथ ही फॉरेन ट्रिप की लालच देकर और एक्सक्लूसिव इसको बढ़ावा देने की मांग की थी। आरोप ये भी है कि जो डीलर्स हैं वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की बिरला ओपस पेंट जो ब्रांड है उसको सेल कर रहे हैं। उन डीलर्स को एशियन पेंट्स की सेल टारगेट को भी बढ़ाने का यहाँ पे बात करते हुए उन्होंने जिक्र किया और साथ तौर पे कहा कि मैनिपुलेशन चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे जो सीधे तौर पर ब्रांड को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा शो था पर्दे के पीछे। आपको ये पूरा शो कैसा लगा? क्योंकि देखिए हमने कोशिश करी तमाम खबरें लेने की और इतनी सारी खबरों में जो ढेरों खबरें आती है उसमें से फिल्टर निकाला और आपको बताया ताकि आपका बेस भी अगले हफ्ते के लिए और स्ट्रांग हो सके। तो कैसी लगी आपको ये पेशकश ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।